और बीजेपी की पीसी है, सीधे ले चलते हैं पीसी में। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास, पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 p.m. onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam, and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेज थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे वांट अ परमानेंट बीएसएफ कैंप एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा, और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता, और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द विलेज ऑफ बेटबोना कॉल्ड एट 4 p.m. on Friday and 4 p.m. of Saturday, but पुलिस डिड नॉट पिक अप द कॉल। यानी गांव के लोगों ने जब उनको मदद की गुहार लगाई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कितनी गंभीर बात है कि पुलिस का फोन न पिकअप हो ऐसे समय में, जबकि वहां दंगे या सुनियोजित हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकी शैली में दंगे किए जा रहे हों, तब अगर पुलिस नहीं उठाती है तो यह एक बड़ा गंभीर तथ्य है जो प्रकाश में आया है। और यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से
हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। सबसे पहले प्रज्ञा। देखिए, दिस नेशनल हेराल्ड केस has been a very peculiar case in the entire Indian history. Number one, it started in October 2013 by a PIL filed in Delhi High Court, much before Modi government came into power. Second, this is the only case in which Sri Rahul Gandhi ji and Srimati Sonia Gandhi ji has to take the bail. In the recent findings of ED, they have mentioned there is around 142 crore rupees related to proceeds of crime. अब प्रोसीड ऑफ क्राइम से अगर पैसा आया है तो यूज किसने किया है, तो इसके बारे में जो इंडिकेशन दिया गया है कि यह सिर्फ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए नहीं बल्कि अदर रिलेटेड चीजों के लिए भी प्रयोग किया गया है। अदर रिलेटेड चीजें क्या हैं, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। नेशनल हेराल्ड का केस एक और दृष्टि से भारत के इतिहास का बहुत विचित्र केस है कि एक कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक जाती है। चौथी दृष्टि से एक और यूनिक केस है कि यह बिकती क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही होते हैं। ऐसा क्रय विक्रय आपको भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः भ्रष्टाचार में देने वाला कोई और होता, लेने वाला कोई और होता है। यहां पर देने और लेने वाले दोनों एक ही हैं। इसलिए जो ईडी ने फाइंडिंग की है, इसमें एक और बिंदु समझिए। कांग्रेस पार्टी यह कहती है नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। 67 साल के शासनकाल में, जो हमारी सरकार आने से पहले था, 60 साल कांग्रेस या उसकी समर्थक सरकारों का शासन रहा। 55-56 साल सीधे कांग्रेस का शासन रहा। अगर उसमें कांग्रेस के अनुसार जो क्लेम है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का
यह अखबार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, स्थापित किया गया था, और जो 3 भाषाओं में निकलता था, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, इसका मतलब उसका कोई खरीदारी नहीं था। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की जितनी संख्या बताई है, उतने भी लोग अगर खरीदते तो ये तीनों बिकने के कगार पे नहीं आते। तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन तो छोड़िए, जो नवजीवन नहीं दे पाए, कौम ने भी कौमी आवाज नहीं सुनी। अगला पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा, मगर यह ट्रेजेडी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस इस मामले में एक विचित्र केस है। और यह भी दर्शाता है, इफ द ईडी टुडे हैज मेंशन अबाउट 142 करोड़ रुपीज ऑफ प्रोसीड, तो मैं कहना चाहूंगा एक वो कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिसका सदस्यता शुल्क कितना था, 4 आने। कांग्रेस में नारा होता था, एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। और आज कांग्रेस वहां पर पहुंच गई आधुनिक गांधियों के नेतृत्व में कि देश तो छोड़ो, पार्टी की संपत्ति भी आज के गांधी की। तो अगर 142 करोड़ का विषय आया है, यह बहुत गंभीर बात है। यह कांग्रेस पे सिर्फ कानूनी नहीं, यह कांग्रेस पे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर नैतिक सवाल पैदा करता है कि जो लोग अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के एकमेव उत्तराधिकारी घोषित होने का दावा करते थे, उन्होंने ही बकौल खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति पर डाका डाला।